हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, नेट डेज़लर्स के ऊपर। और आज हम आपको इस वीडियो के थ्रू टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट के पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और आप सभी को भी हमेशा इस चीज़ का इंपॉर्टेंस समझने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आप अगर जितने भी क्वेश्चंस को अगर अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बनाते हैं तो आने वाले नेट के लिए आपके कम से कम 80+ मार्क्स जरूर आ सकते हैं। और इसी वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ जो भी कम्युनिकेशन करूंगा उसका मेन हमारा मिशन क्या रहेगा, मोटिव रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। और इसी वीडियो के थ्रू हम 5 क्वेश्चन पर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से हो सके, राइट। अगर आप हमारी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। अब हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें, विच कम्बिनेशन मेथड ऑफ द टीचिंग इज लाइकली टू ऑप्टिमाइज लर्निंग, राइट। लेक्चरिंग, discussion and seminar method, interactive discussions, planned lectures, PowerPoint based presentation, interactive lecture session followed by the bus session, brainstorming and projects, and the last is lecturing, demonstration and PowerPoint based presentation। जैसे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल एक टीचिंग मेथड के ऊपर क्वेश्चन है। जैसे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग मेथड्स को पढ़ा होगा, आपने दो तरह के मेथड्स को पढ़ा था। एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है, एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है। और आपको पता भी है कि ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपने करना है, ऐसे एक ऑप्शन देखिए जो बहुत लीस्ट प्रेफर्ड है। और आपको पता है कि जो लेक्चरिंग मेथड होता है वो वन वे कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, जिसमें स्टूडेंट पढ़ने के साथ साथ बोर हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी अटेंशन स्पैन बहुत कम रहता है लेक्चरिंग में। तो अगर देखिए कि इसमें क्या लिखा है कि हम ऐसी कौन सी टीचिंग को अपना सकते हैं जिससे हमारी लर्निंग ऑप्टिमाइज हो पाए, तो पहला और जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही निगलेक्ट हो जाता है। इसलिए लेक्चरिंग मेथड कभी भी हमारी लर्निंग को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता। तो इसलिए पहला और फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, बाकी ऑप्शंस को आपको देखने की जरूरत नहीं है, राइट। अब आते हैं हम दूसरे और तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। दूसरे और तीसरे ऑप्शन में देखने की अगर हम कोशिश करेंगे तो पहला देख सकते हैं कि इंटरेक्टिव डिस्कशंस, प्लान लेक्चर्स एंड पावर पॉइंट बेस्ड प्रेजेंटेशन। इंटरेक्टिव डिस्कशन का मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी डिस्कशन में स्टूडेंट को पार्ट कराना जिनमें उनका इंटरेस्ट है, राइट। प्लान लेक्चर, फिर आप देखने की कोशिश करिए, यहाँ पे लेक्चर एक वर्ड आ गया। चाहे लेक्चर प्लान्ड हो चाहे लेक्चर अनप्लान्ड हो, प्लान्ड और अनप्लान्ड में डिफरेंस यही है। प्लान में एक टीचर, एक इंस्ट्रक्टर सबसे पहले 10 टॉपिक्स को प्लान करके लेके आता है कि फर्स्ट टॉपिक ये डिस्कस होगा, फिर लास्ट वाला टॉपिक ये डिस्कस होगा। अनप्लान के अंदर क्या है कि कोई भी अनरिलेटेड ऐसा टॉपिक है जो क्लास के अंदर डिस्कस किया गया, स्टिल वो डिस्कस कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है, ना कि उसके अंदर स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो प्लान्ड और जब लेक्चर आ गया तो आप देख सकते हैं वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। पर फिर भी हम थर्ड ऑप्शन होगा तो है, पर उसको डिस्कस करते हैं वो कैसे होगा। इंटरेक्टिव लेक्चर सेशन फॉलोड बाय बच सेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रोजेक्ट्स। जैसे देखिए, सबसे ज़्यादा हमारी लर्निंग ऑप्टिमाइज तभी होती है जब उसके अंदर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंगेज हो। इंगेज मतलब सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो। अब इंटरेक्टिव लेक्चर सेशन और बच सेशन का मतलब क्या होता है, लेक्चर के अंदर हम स्टूडेंट की आपस में इंटरेक्शन भी रखें और स्टूडेंट की इंटरेक्शन टीचर के साथ भी रखें, पहली चीज़। और बच सेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप बहुत दफ़ा छोटे टाइम के अंदर, बचपन के अंदर स्कूल में कंपटीशन होता था, हाउस कंपटीशन, जिसमें क्या होता था, एक बजर होता था, उसके ऊपर क्या होता था, स्टूडेंट्स को बोलने का मौका दिया जाता था कि आप 1 मिनट के अंदर जो भी आपको इस टॉपिक को देख के आपके दिमाग में आता हो, आपको 1 मिनट के अंदर बोलना है। तो उसमें क्या हो जाता है कि इससे जो स्टूडेंट है वो एंगेज ज़्यादा होंगे, फर्स्ट थिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि कोई भी एक टॉपिक के ऊपर आपने तब तक डिस्कस करना है जब तक आप आइडिया से लेस नहीं हो जाते। और इसीलिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम तब तक डिस्कस करते हैं कि जब तक हमारे सारे के सारे आइडियाज़ डिस्कस नहीं हो जाते। तो ये भी एक अच्छा मेथड है डिस्कशन का, इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हमारी लर्निंग को अच्छा करता है। लास्ट आ जाता है प्रोजेक्ट। अब जैसे आपको पता है प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि जिसमें स्टूडेंट अपने मन पसंदीदा टॉपिक को डिस्कस करता है, और उसके लिए गाइडेंस किससे लेता है, टीचर से। पर सारा का सारा काम कौन करता है, स्टूडेंट करता है। इसलिए जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आए, आपने एक एक ऑप्शन को अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। और अब यहाँ पे हमने एक एक ऑप्शन को एनालाइज किया, और यहाँ पे देखने में पता क्या चलता है, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, राइट।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, अब जैसे आप आजकल यूजीसी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का भी तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि आप जहाँ तो एक ऐसा ऑप्शन देखिए जो ऑप्शन बहुत लीस्ट प्रेफर्ड है, और उस ऑप्शन को अपने नीचे लिखे चॉइसेस में देखने की कोशिश करिए कि वो ऑप्शन कौन कौन से चॉइसेस में है। अगर वो लीस्ट प्रेफर्ड है और वो नीचे वाली ऑप्शन में प्रेजेंट है तो वो ऑप्शन सीधा निगलेक्ट हो जाएगा, बिकॉज उस ऑप्शन की वजह से, उस पॉइंट की वजह से पूरी का पूरा चॉइस ही गलत हो जाती है, राइट। अब दूसरा मेथड क्या होता है कि एक ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जो आपको पक्का पता है, 110% श्योर है कि वो आएगा ही आएगा, उसको देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो वाला ऑप्शन आपके आने वाले आंसर का पार्ट होगा ही होगा। जैसे मैं आपको दोनों तरीकों को करके आपके साथ ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या होती है, बेसिक क्वेश्चन है। टीचिंग इज सेम एज ट्रेनिंग, क्या टीचिंग वो होती है कि जैसे ट्रेनिंग दी जाती है, क्या इसका मतलब ये है। फिर क्वेश्चन सेकंड क्या है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग व्हेन वी टीच। थर्ड क्या है, टीचर इज रिलेटेड टू लर्निंग, टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। आप देखिए इसमें से थर्ड ऑप्शन किस में है, सेकंड में भी है, फर्स्ट में भी एंड थर्ड में भी है। अब फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा कट हो जाता है, राइट। अब हम पहले, दूसरे और थर्ड में से ही हमने अपने क्वेश्चन को देखना है। बिकॉज आप खुद सोचिए ना कि जैसे हमारे पास चार ऑप्शन है, हमें चारों ऑप्शन में से 25% फर्स्ट को देना है, 25% वेटेज सेकंड की है, थर्ड की और फोर्थ की है। तो अगर एक ऑप्शन कट हो जाता तो सभी की 33% प्रोबेबिलिटी रह जाती कि सही होने की। इसलिए हमारे जितने ऑप्शन को निगलेक्ट करेंगे, साइड पे रखेंगे, उतना ही अच्छा हमारे पास चांस बन जाता है कि हम अपने एमसीक्यूज में से अच्छा ऑप्शन कौन सा करेक्ट कर पाए, राइट। चलिए, टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग, ये हमारा बिल्कुल सही है। देन क्या हमारे पास क्वेश्चन है, टीचिंग इज ए टास्क वर्ड वाइल लर्निंग इज एन अचीवमेंट वर्ड। अब जैसे देखिए कि टीचिंग कराना एक किसी के लिए एक टास्क है, कि जैसे आप खुद सोचिए कि आपने अगर जो आपने खुद समझा है वो सामने वाले के अंदर समझा देना, और लर्निंग इज अचीवमेंट, मतलब कि एक समझाने वाले की भी कला भी मैटर करती है, उसके लिए भी अचीवमेंट है। जो वो खुद समझाना चाहता है सामने वाले को वो समझ आ चुका है, और जिसने जो समझा वो वही एक्चुअली समझा है जो एक्चुअली समझाने वाला समझा रहा था। इसलिए टीचिंग एक टास्क भी है और साथ ही साथ जो लर्निंग है वो एक अचीवमेंट भी बन जाता है, राइट। फिर इसका मतलब क्या कि टीचिंग मीन्स गिविंग इन्फॉर्मेशन, क्या टीचिंग का सिर्फ यही मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन देना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। देन क्या लिखा है, वन मे टीच विदाउट लर्निंग टेस्ट प्लेस, मतलब कि टीचिंग ऐसा भी हो सकता है कि टीचर टीच करके चला गया बट लर्निंग नहीं हुई। ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि आप बहुत दफ़ा हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर हमें कहते हैं ये करो, बट हम, लर्निंग का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर किसी चीज़ का चेंज आना। लर्निंग मतलब परमानेंट चेंज इन दी बिहेवियर। जैसे लिखा है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, पहले आप एक काम को करते थे 1 घंटे के अंदर, फिर आपने अच्छे तरीके से उस काम को सीखा, एक काम को करने में आपने आधा घंटा लगाया, तो इसका मतलब आपकी कंडीशनिंग होगी। पहले आप बाइक चलाते थे डर के, फिर जब आपने सीखा उसको अच्छे तरीके से, आप अच्छे तरीके से बाइक चलाने लगे तो कंडीशनिंग होगी। तो ये क्या कह रहा है सेकंड ऑप्शन, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग, ये तो कहना बिल्कुल गलत है। तो देखने में हमारे पास ऑप्शन कौन सा रह जाता है, सेकंड। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स। मतलब कि टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग, टीचिंग इज ए टास्क वर्ड एंड द वन मे टीच विदाउट लर्निंग टेक्स प्लेस, राइट। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन एक और देख लेते ताकि और अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो जाए। फिर क्या जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट टीचिंग, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, राइट। देन क्या आ जाता है, टीचर का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाने वाला कौन है, एक टीचर है, एक इंस्ट्रक्टर है। उसका कंट्रोल अपने ऊपर होगा, उसकी मोटिवेशन पढ़ाने के ऊपर होगी, उसका दिमाग, उसका ध्यान, उसकी अटेंशन, सारा का सारा अगर टीचिंग के ऊपर होगा, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, फोकस होगा पढ़ाने के ऊपर, क्या वो टीचिंग को इफेक्ट करता है कि नहीं करता, हाँ जी बिल्कुल करता है। अगर टीचर का ध्यान पढ़ाने के अलावा किसी और चीज़ के ऊपर घूम रहा हो तो ऑब्वियसली टीचिंग इफेक्ट होगी ही होगी, राइट। सेकंड आ जाता है लर्नर मोटिवेशन। लर्नर मोटिवेशन, अगर स्टूडेंट के अंदर, सीखने वाले के अंदर उसके अंदर इच्छा नहीं है तो वो आने वाले टाइम पे सीख नहीं पाएगा, इसलिए लर्नर मोटिवेशन भी इफेक्ट करती है। फिर लिखा है टीचर्स बायोग्राफिकल डेटा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि टीचर कहाँ से बिलोंग करता है, टीचर का जेंडर क्या है, टीचर की एज क्या है,
क्या आपको लगता है ये टीचिंग के लिए मैटर करती हैं? नहीं जी, ये बिल्कुल भी नहीं मैटर करती। फिर आ जाता है टीचर सेल्फ एफिकेसी, मतलब टीचर की क्षमता। क्या टीचर कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है, कितनी एग्जाम्पल के साथ उस चीज़ को समझा सकता है, तो इसका मतलब टीचर सेल्फ एफिकेसी भी हो जाता है। फिर आ जाता है लर्नर्स इंस्ट्रक्शन इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब लर्नर का पढ़ाई के साथ साथ और एक्टिविटीज़ में मन कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा स्टूडेंट है, टीचिंग का मतलब है कि उसमें दोनों का रोल है, स्टूडेंट का रोल भी है और टीचर का रोल भी है। और आप खुद सोचिए, अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ने के साथ साथ अच्छी एक्टिविटीज़ में एंगेज है, तो तब भी टीचिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वो एक स्टूडेंट है कैसा है दूसरी साइड पे जो बुरी एक्टिविटीज़ में एंगेज है, तब भी उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा इम्पैक्ट करता है हमारी टीचिंग को। फिर क्या आता है, टीचर स्किल्स इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग। ये भी मैटर करता है कि टीचर किस तरीके से क्लास स्किल, मतलब कि वो पढ़ाने के अंदर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसी है, ताकि वो क्लास को अच्छे तरीके से संभाल पाए, चाहे उसके सामने 10 बच्चे हो चाहे उसके सामने 50 बच्चे हो। नेक्स्ट आ जाता है टीचर्स नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। अब इसका मतलब है कि टीचर के पास सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए और आसपास की नॉलेज भी होनी चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि टीचर के पास अपने सब्जेक्ट की नॉलेज हो, अपने के साथ साथ बाहर की नॉलेज को भी लेके उसको एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे को समझा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बन जाता है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो एक ऐसा थर्ड का आ गया हमारे पास फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एड्स एंड इवेल्युएशन सिस्टम टू इंश्योर पॉजिटिव रिजल्ट्स। मतलब कि हमारी टीचिंग एड्स जो हम अपने क्लासरूम में अपने ब्लैक बोर्ड्स लगाते हैं, वाइट बोर्ड लगाते हैं, हम प्रोजेक्टर्स लगाते हैं, एपिडोस्कोप लगाते हैं, बहुत सारे ऐसी टीचिंग एड्स हैं जिसके कारण टीचिंग अच्छी होती है। तो उसको कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है ताकि हम अच्छे से पॉजिटिव रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकें। क्या लर्नर की फैमिली बैकग्राउंड इम्पैक्ट करती है टीचिंग एड्स को? नहीं, बिल्कुल नहीं। लर्नर की एज, हैबिटेशन, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं इम्पैक्ट करती, राइट। फिर लिखा है लर्नर पेरेंटेज, लर्नर की पेरेंटिंग कैसी है और लर्नर की पेरेंट की एज क्या है। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, क्या स्टूडेंट अमीर है गरीब है, ये चीज़ मैटर करती है? नहीं मैटर करती। परफॉर्मेंस इन लर्निंग ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट, हाँ ये वाला ऑप्शन हो सकता है, बट पहले दो नहीं है। पर फिर भी हम पूरे के पूरे ऑप्शन को देखना है, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, हाँ जी हो सकता है। वो कौन सी स्टेज पे है, अभी उसको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है, जहाँ वो धीरे धीरे टाइम ले रहा है समझने में, ये मैटर करता है। बट सोशल बैकग्राउंड बिल्कुल मैटर नहीं करती। क्या वो अर्बन सिटी से आया है, क्या वो रूरल बैकग्राउंड से आया या सेमी अर्बन सिटी से आया, राइट। पर्सनल इंटरेस्ट कुछ हद तक मैटर करते हैं पर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, राइट। बट लास्ट ऑप्शन को अगर आप देखेंगे, लर्नर्स मेचोरिटी लेवल, लर्नर का मेचोरिटी लेवल क्या है, क्या उसको 4 बातें समझाने से फिर जाके एक बात समझ आती है, या उसको 3 बार समझाने से समझ आती है, उसकी मेचोरिटी क्या है। तो उस हिसाब से देखिए, अगर कुछ बच्चों को अच्छे से समझ आ जाता है तो उनके लिए टीचिंग एड्स और अच्छा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टर के थ्रू अच्छे से समझाया जा सकता है। उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल मीन्स अगर वो ए क्लास बच्चे हैं, ए ग्रेड बच्चे हैं, तो उनके ऊपर और अच्छे तरीके से मेहनत किया जा सकता है। इवेल्यूशन सिस्टम भी मीन्स क्लास में एक साल के अंदर आपने 3 बार पेपर लेना है, 4 बार पेपर लेना है। एंड मोटिवेशन डिस्पोजिशन, मतलब उन बच्चों की मोटिवेशन क्या है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम के अंदर पेपर के बाद अच्छा रिजल्ट नहीं आता, तो उनकी मोटिवेशन शायद कम हो सकती है। तो उसके लिए टीचिंग एड्स आप उनके लिए अच्छे लगा सकते हैं ताकि उनके रिजल्ट के अंदर अच्छे तरीके से इम्प्रोवाइजेशन हो सके। तो इसलिए जो लास्ट आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है हमारे पास फॉर्मेटिव वैल्यूएशन के ऊपर है। द पर्पस ऑफ द फॉर्मेटिव वैल्यूएशन इज, देखिए हमारे पास इवैल्यूएशन के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में से। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन एक दूसरे टाइप की वैल्यूएशन होती है समेटिव इवैल्यूएशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फॉर्मेटिव क्या होती है, जो होती है फॉर अ टाइम बीइंग, मतलब कि आप बार बार करते हो उस चीज़ को, तो आपने कभी भी फॉर्मेटिव को समझना है तो आपने फॉर्मेटिव को ब्रेक कर लेना है फॉर अ टाइम बीइंग। मीन्स आपने किस तरीके से चीज़ को करना है। जैसे कि समेटिव क्या होते हैं जो बिल्कुल एक साल के बाद इवेल्यूएशन करते हैं, बट फॉर्मेटिव क्या होते हैं जो बार बार करते हैं। जैसे हम 10th क्लास में है तो हमारे सितंबर के एग्ज़ाम भी होते हैं, वो भी फॉर्मेटिव वैल्यूएशन का पार्ट है। हमारे दिसंबर एग्ज़ाम्स होते हैं, वो भी फॉर्मेटिव वैल्यूएशन का पार्ट है।
हमारे जैन के अंदर प्री बोर्ड होते हैं, वो भी फॉर्मेटिव वैल्यूएशन का पार्ट है। बट जो मार्च के अंदर जिसमें सभी के सभी मार्क्स को ऐड कर दिया जाता है वो समेटिव वैल्यूएशन का पार्ट होती है। तो फॉर्मेटिव वैल्यूएशन अगर आपको समझ आएगा आप आंसर भी अच्छे तरीके से टिक कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट उसका ऑप्शन क्या है, क्यों करते हैं हम फॉर्मेटिव वैल्यूएशन? ग्रेड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, क्या हम स्टूडेंट्स को उसकी लर्निंग आउटकम को ग्रेड देने के लिए करते हैं? तो वो तो समेटिव में भी करते हैं, नहीं हो सकता है ये ऑप्शन। एस्केलेट स्टूडेंट्स पर लर्निंग परफॉर्मेंस, हम बार बार एग्जाम इसलिए रखते हैं कि ताकि जो उसने एक महीने के अंदर पढ़ा है उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सके। कैसा हो सकते हैं, चलिए इसको पॉज पे रखते हैं। चेक स्टूडेंट परफॉर्मेंस ग्राफ, कि ग्राफ को कैसे हम चेक करते हैं कि उसका ग्राफ कैसा है, राइट। प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर इफेक्टिवनेस, क्या हम टीचर के लिए रखते हैं पेपर? नहीं जी, राइट। अब इसमें सेकंड ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा वेटेज है, बिकॉज इसलिए स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस, बिकॉज बार बार पेपर रखने का मकसद क्या है कि अगर मान लीजिए आपको अप्रैल के अंदर पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है और आपको बोला जाए कि अप्रैल 2020 के अंदर आपके पेपर स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को और अगले साल 2021 के अंदर पेपर होंगे, तो आपकी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और आपकी तो बिल्कुल नीचे चली जाएगी। तो इसके लिए होगा क्या, तो बार बार पेपर रखने का मतलब, फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन रखने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को और अच्छा बनाया जाए। अप्रैल के बाद सितंबर के अंदर पेपर होते हैं, सितंबर के बाद दिसंबर के अंदर पेपर होते हैं, कि ताकि जो स्टूडेंट है जो उसने पिछले 3 महीने के अंदर कवर किया वो अच्छे तरीके से याद रखे, ग्रेस्प करके रखे और समझ के रखे, राइट। इसलिए आज हमने 5 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है अपने, और इसका आंसर जो आ जाता है वो है सेकंड, राइट। और हमने आज 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और कोई भी क्वेश्चंस को लेके, कोई भी ऑप्शन को लेके आपको कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन कमेंट, राइट। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है यू कैन टेक्स्ट इट, राइट। और इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको कोई फीडबैक देनी है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, और विद दीज वर्ड थैंक यू सो मच।